गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है, ये लॉ की वो ब्रांच है जो स्टैम्प रेवेन्यू से डील करती है, विच डील्स विथ स्टैम्प रेवेन्यू। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उनका काम ये होता है कि हमारे प्रोवाइड किए गए रेवेन्यू से देश को स्मूथली चलाना। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट फॉर्म में हमसे टैक्स क्लेम करती है हमारी इनकम पे। हम इनकम के अलावा जहां जहां ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, हमसे इनडायरेक्टली भी टैक्स क्लेम किया जाता है, जैसे आप जीएसटी जानते हो। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही ये पावर दी गई है कि अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कोई लीगल ट्रांजैक्शन होता है, तो इस ट्रांजैक्शन की जरूर कोई वैल्यू या कीमत होगी, तो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट उस हिस्से को मांगेगी तो आपको परेशानी होगी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमें स्टैंप के फॉर्म में पैसा पे करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लैंड है, जमीन है 50 करोड़ की कीमत की। अब ये जमीन मैं एक्स वाई नाम के पर्सन को सेल करना चाहता हूं। तो क्या प्रूफ है कि सेल या परचेज हो रहा है? तो हमें कहा जाता है आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। अब ये प्लेन पेपर पे ही बन सकता था, पर गवर्नमेंट का कहना यह है प्लेन पेपर के क्यों बना रहे हो, आपका 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो हमको कहा जाता है कि आप एक स्टैंप पेपर परचेज करिए। जब हम इस स्टैम्प पेपर को खरीदते हैं, जैसे इसकी वैल्यू मान लो 10,000 रुपए का स्टैम्प पेपर है, तो ये 10,000 रुपए जो है गवर्नमेंट के फंड में जाके डिपॉजिट होता है, और इस प्रकार जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है। तो वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो स्टैंप कहलाता है। ठीक है, इसको लेकर लॉ जो है वो बनाया गया था 1899 में। ठीक, ये लॉ जो है वो स्टैंप से रिलेटेड रूल्स को कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है। ये बताता है कि स्टैंप ड्यूटी कैसे लगती है और किस डॉक्यूमेंट पर लगती है। ठीक है, ये एक्ट जो है स्टैंप एक्ट 1899 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक, और इसमें बराबर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैम्प कलेक्शन को लेकर। अगर मैं बात करता हूं यूनियन लिस्ट की, तो ये है लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन, किन किन इंस्ट्रूमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सीजी माने सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू या स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट कर सकती है। तो आपको मैं लिस्ट टिक करा रहा हूं, आप ध्यान रखो। किसी भी फॉर्म का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ लीडिंग हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, शेयर ट्रांसफर का मैटर हो, डिबेंचर का मैटर हो, इन सब पे स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन जब होता है तो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। दूसरी लिस्ट जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर की होती है, माने स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें स्टेट्स को पावर दी गई है कि वो अपनी स्टैंप ड्यूटीज प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। ठीक है, और जब ये बोल दिया गया है कि प्रिस्क्राइब कर सकेंगे, तो मतलब ये है कि उनके स्टेट में होने वाले ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू उनके पास जाएगा स्टैंप रिलेटेड। तीसरा होता है अमेंडमेंट एंट्री नंबर 44। एंट्री नंबर 44 जो है बेसिकली ये है कि ईच स्टेट कैन डिसाइड इट्स ओन स्टैम्प ड्यूटी। हर स्टेट अपनी स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड कर सकती है। इससे आपको यह समझना है कि हर स्टेट में डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी होती है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन और बेस समझ आ गया होगा। अब आप जब सीएस एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर से डेफिनेशन से जरूर पूछता है, तो आपको हर डेफिनेशन बहुत परफेक्टली आनी चाहिए। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन आप बैंकर की देखिए। बैंकर का मतलब होता है बैंक या कोई भी ऐसा पर्सन जो एज अ बैंकर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन एज पर लॉ है तो हमको यही याद रखनी है। सेक्शन 3 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन बैंकर एज इंक्लूडिंग पर्सन और कॉर्पोरेशन और कंपनी एक्टिंग एज बैंकर। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आपको इसको एग्जाम में बढ़ाना है तो आप लिख सकते हो बैंकर रिफर्स टू पर्सन और एंटिटी ऑफरिंग बैंकिंग सर्विस। ऑफरिंग बैंकिंग सर्विस आप ये लिख के आ सकते हैं, और उसके आगे फिर इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर देना, बैंकर इंक्लूड बैंक एंड एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर। जो भी बैंकिंग का काम कर रहा है वो बैंकर है। दूसरी डेफिनेशन जो होती है वो बिल ऑफ लीडिंग होती है।
बिल ऑफ लेडिंग का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एक रिसिप्ट है जो मास्टर ऑफ द शिप, शिप का ओनर देता है तब जब उसकी शिप पर सामान डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इसकी 3 कॉपी बनाई जाती है, एक कॉपी मास्टर अपने पास रखता है, एक कंसाइनर को देता है जो सामान भिजवा रहा है, ठीक है, और एक कॉपी कंसाइनी को दे दी जाती है, मतलब जिस तक सामान पहुंचेगा, ताकि एक रिटर्न एविडेंस रहे कि इस शिप पर सामान रखाया गया था। जैसे वैभव एक सामान वाया शिप मुझ तक भिजवाना चाहता है। अब जब इसका सामान शिप पे लोड होगा तो जो शिप का मास्टर है, मान लो अजय, वो एक रिसिप्ट बनाएगा और इसकी 3 कॉपी करेगा। एक कॉपी जो है वो वैभव के पास रहेगी, एक कॉपी शिप के मास्टर के पास रहेगी और एक मेरे पास रहेगी, ताकि इस बात का सबूत रहे कि हाँ सच में शिप पर सामान लोड किया गया था। तो जैसे ही शिप के बोर्ड पर, बोर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ लोग घूमते हैं शिप पे, वहां पर सामान रखा दिया जाता है, तो जो शिप का ओनर होता है वो आपको रिसिप्ट जनरेट कर देता है, रिसिप्ट प्रोवाइड कर देता है, ये बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है। ठीक है, 2 टर्म आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा टर्म जो होता है वो कन्वेयंस कहलाता है। कन्वेयंस का मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर। जब कभी भी एक प्रॉपर्टी का और उससे रिलेटेड ओनरशिप का ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है तो इसे कन्वेयंस बोले जाते हैं। अक्सर अगर ये इंटर वाइवोस हो, इंटर वाइवोस मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन, दो जिंदा लोगों के बीच। जैसे मैंने अगर आपके नाम एक प्रॉपर्टी करी तो मैंने आपको प्रॉपर्टी कन्वे करी है, इसमें विल्स या वसीयत इंक्लूड नहीं होती, आप ये ध्यान रखें। तो कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर वो सेल हो रही है तो इसे कन्वेयंस कहते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 3 टर्म आपको एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। चौथा टर्म जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे जब एग्जीक्यूट किया जाता है या बनाया जाता है तो एक पार्टी को राइट्स मिलते हैं और दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक चेक है, अगर ये चेक मैंने साइन कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे साइंड अमाउंट पे करना है, और जिसके नाम पे चेक बनाया उसका राइट है कि उसे चेक में लिखा पैसा मिलेगा। तो चेक एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब हर वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे किसी तरह की राइट एंड लायबिलिटी क्रिएट होती है, ट्रांसफर होती है, लिमिट होती है, एक्सटेंड होती है, एक्सटिंग्विश होती है। ठीक है, अच्छा ये सारी लाइंस का मतलब समझ लो। आप जैसे बोलते हो कि ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होना मतलब क्या, जैसे मैं अपनी लैंड आपको बेच दिया थ्रू पेपर्स, तो आज तक मेरे राइट्स थे, अब लैंड पर आपका राइट हो जाएगा ना जमीन पर, तो इसलिए वर्ड्स यूज किया जाता है क्रिएट होना, ट्रांसफर होना, लिमिट होना, एक्सटिंग्विश होना, ऑन रिकॉर्ड होना। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी और इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, अगर डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं है तो उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जा सकता। जैसे चेक पे अगर मैं साइन नहीं किया हूं तो ना कोई राइट क्रिएट हो रही है ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एंट्री इन अ रजिस्टर कंटेनिंग द टर्म ऑफ हायरिंग ऑफ मशीनरी इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक मशीन आप हायर कर रहे हो, किराए पे दे रहे हो, तो उसकी अगर रजिस्टर में एंट्री है तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ये माना जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, वैसे ही एक लेटर में अगर ये लिखा हुआ है कि आपने कुछ पैसे बोरो किए हैं जिसे आप विथ इंटरेस्ट चुका दोगे तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको चुकाना है, तो पेपर जो है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी अग्रीमेंट की फोटो कॉपी है तो उसको आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते, इंस्ट्रूमेंट हमेशा इन ओरिजिनल होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टर्म है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है विच हैज बीन कंप्लीटेड, जो हो गया है। जैसे मैं बोलता हूँ एक पेपर पे साइन का कॉलम बना है, यदि मैंने साइन कर दी तो वो एग्जीक्यूटेड हो गया। और मैं बोलता हूँ साइन का कॉलम बना है, मैंने अभी साइन नहीं करी, सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, एस डी डैश लिखा मतलब मेरे को सिग्नेचर करनी है, तो इसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो जो हो गया वो एग्जीक्यूटेड, जो होने को है वो एग्जीक्यूशन। ठीक, अगर इलिटरेट पर्सन है वो अंगूठा लगा दिया तो एग्जीक्यूटेड, अंगूठा लगाना बाकी है तो एग्जीक्यूशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं। तो एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है, तो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होता है मतलब उसके साइन होती है, उसके बाद ही स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट होगी, उसके पहले नहीं होगी।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गई होगी बात, इसमें डाउट नहीं आया होगा। नेक्स्ट टर्म आता है ड्यूली स्टैम्प्ड। ड्यूली स्टैम्प्ड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितनी स्टैम्प ड्यूटी है यदि आप वो बराबर पे कर देते हैं तो उसे ड्यूली स्टैम्प बोलते हैं। जैसे अगर स्टैम्प की ड्यूटी 5,000 है, ठीक है, और इतनी होनी चाहिए, तो इसको ड्यूली स्टैम्प माना जाएगा। ठीक, स्टैम्प आपको मैं बता दूं दो तरह के होते हैं, या तो स्टैम्प होते हैं एडहेसिव, या तो स्टैम्प होते हैं इम्प्रेस्ड। जब आप एडहेसिव स्टैम्प बोलते हैं तो वो होते हैं जो छोटी छोटी पर्चियां होती है जो चिपकाई जाती है, 2 रुपए 50 पैसे ऐसे आती है, इसे पेपर पे चिपकाना होता है, पोस्ट ऑफिस ऑफिस में मिल जाती है। और इम्प्रेस स्टैम्प मतलब जो छप के स्टैम्प पेपर पे आता है उसे आप इम्प्रेस्ड स्टैम्प बोलते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इम्प्रेस स्टैम्प का मतलब क्या होता है, वो लेबल जो लगा दिया गया है पेपर पे, ठीक है, या स्टैम्प पेपर में जो एंग्रेव कर दिया गया, छाप दिया गया है, वो इम्प्रेस स्टैम्प कहलाता है। आई होप आपको इम्प्रेस स्टैम्प का मतलब समझ आ गया। कोर्ट से जाके जो खरीदते हो ना स्टैम्प पेपर जिसपे एंग्रेव्ड रहता है, छपा रहता है गांधी जी और पैसे की फोटो, वो इम्प्रेस्ड स्टैम्प कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है अगर मैं बताऊं तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। यहाँ पर एक पर्सन जो है वो सामने वाली पार्टी को ऑर्डर करता है कि आप मेरा पैसा एक टाइम के बाद वापस कर दोगे। जैसे मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, ठीक है, अब आप मेरे यहाँ से अगर उधार में सामान लेकर जा रहे हो तो क्या भरोसा है आप चुकाओगे, तो मैं आपके ऊपर एक ऑर्डर ड्रॉ करता हूँ। इस ऑर्डर को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, जिसमें आपको मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे को एक्सेप्ट करके बताओ कि आप मेरा पैसा चुकाओगे कि नहीं। तो यदि आप इस पे साइन कर दोगे तो जो डेट लिखी है मैं उस पर आपसे आके पैसा दे दूंगा। हर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे। देन बारी आती चेक की। चेक भी अगेन एक ऑर्डर है जो बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और बैंक को स्पेसिफाई किया जाता है कि हमें या हमारे स्पेसिफाइड पर्सन को पैसा पे कर दें, ठीक है। देन बारी आती बॉन्ड की। बॉन्ड बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एक डॉक्यूमेंट है या एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर एक पर्सन ऑब्लिगेशन दे रहा है कि आई हैव टू पे, मैं आपसे पैसा दे रहा हूं और ये आपको मैं पैसा चुका दूंगा, ठीक है। Any instrument whereby person obliges himself to pay money to another on condition that obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be। ठीक है, लाइंस को समझा रहा हूँ, समझो। एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें पर्सन वादा कर रहा है कि वो मनी पे करेगा एक शर्त के पूरा होने या ना होने पर, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट पर बराबर अटेस्टेशन होता है, विटनेस अटेस्ट करते हैं, ठीक है। और जब इंस्ट्रूमेंट अटेस्ट हो जाता है तो पर्सन ऑब्लाइज कर रहा है ना कि वो पैसा देगा, तो फिर उसको देना पड़ेगा। ऑब्लाइज वर्ड का मतलब होता है वादा करना, मान जाना। जैसे मैं आपको एक बॉन्ड साइन करके दे रहा हूँ कि अभी मेरे को पैसे दे दो, जब मेरा ग्रेन्स होगी, मेरे यहाँ फसल उगेगी तो मैं आपका पैसा जो है वापस कर दूंगा, इसे बॉन्ड कहते हैं। आई होप बॉन्ड आपको समझ आ गया होगा। देन चार्जेबल वर्ड का मतलब बेसिकली होता है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब उस पर साइन हो जाती है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है, उसे हम कहते हैं बेसिकली चार्जेबल होना। ठीक, अगर चार्जेबल लिखा है वर्ड तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैम्प ड्यूटी विल बी कलेक्टेड, स्टैम्प ड्यूटी विल बी कलेक्टेड, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी। और अगर लिखा है नॉन चार्जेबल तो स्टैम्प ड्यूटी विल नॉट बी कलेक्टेड, विल नॉट बी कलेक्टेड, स्टैम्प ड्यूटी नहीं कलेक्ट की जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। देन बारी आती है लीज के कंसेप्ट की। लीज का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पट्टा, कबूलियत, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कोई चीज लेट कर रहे हो, किराए पर दे रहे हो, ठीक है, या फिर एक एप्लीकेशन की आपको एक प्रॉपर्टी लीज पर चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गई, मीनिंग आपको ये पढ़नी है, ध्यान रखना है। ठीक, सारी डेफिनेशंस को पहले आपको अच्छे से करना होगा, उसको छोड़ना नहीं। देन बारी आती है प्रोमिसरी नोट की।
प्रोमिसरी नोट क्या एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि आपने किसी से पैसा उधार दिया है, अब वो पैसे को आप वापस कर दोगे। तो इसमें कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है पैसा पे करने का। दूसरी बात, यहाँ पे मनी ही पे होगा, मनी का अमाउंट क्लियर है कितना पे होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पे होगा और इस पे मेकर की साइन होगी, मतलब जिसने बनाया है नोट उसकी साइन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे अगर कुछ पैसे लोन पे दिए हैं, जैसे 10,000 रुपए लोन पे दिए और मैं आपको ये नोट बना के दे रहा हूं कि आफ्टर 3 मंथ ये जो आपका पैसा है 10,000 मैं आपको ये चुका दूंगा और नीचे अपनी साइन कर देता हूँ, तो ये मैं जो हूँ वो मेकर कहलाएगा। मैं अनकंडीशनली आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैं मनी पे करूंगा, अमाउंट सर्टेन है 10,000 रुपए, आपका नाम AK है, आपको ही पे होगा, ठीक है, और इस पे मेरा साइन भी है। ये प्रोमिसरी नोट का कंसेप्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट टर्म आती है रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट मतलब होता है किसी भी तरह का नोट या मेमोरेंडम या राइटिंग, ठीक है, जिसके थ्रू किसी भी फॉर्म में मनी रिसीव हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, ठीक, तो ये क्यों आप रिसीव करते हो, ताकि इससे ये श्योर होता है कि कल को आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। वैसे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है, ठीक है, या मान लो अगर डेप्थ में आपने दिए हो तो आप पर्ची दे देते हो ताकि कल को डेप्थ चुकाओ तो प्रॉपर्टी वापस दे सको, ठीक है। जैसे मैंने कुछ अपना सामान गिरवी रखा, सामने देने लोन दिया तो उसे रिसिप्ट दे दूंगा ताकि कल को क्या हुआ अगर मैं लोन चुकाने जाऊं तो उस रिसिप्ट को दिखाकर उसे लोन चुकाऊंगा और सामान ले जाऊंगा। वैसे कई बार जब सामान इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं तो उसकी भी रिसिप्ट जनरेट होती है। इसी पॉइंट को मत करना। देन नेक्स्ट टर्म आता है सेटलमेंट, ठीक है। नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब बेसिकली होता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन, दो जिंदा लोगों के बीच अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है और दोनों ही कैपेबल है तो नॉन टेस्टामेंट्री है। तो सेटलमेंट का मतलब होता है जिंदा लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन जिसमें किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है शादी के एवज में या डिस्ट्रीब्यूशन के एवज में या रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसे हम सेटलमेंट कहते हैं। देन बारी आती है मार्केटेबल सिक्योरिटी की। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी होती है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में या यूके के स्टॉक मार्केट में बेची जा सकती है, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्टैंप का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का मार्क, सील या एंडोर्समेंट, ठीक है, जो सरकार की तरफ से एडहेसिव भी हो सकता है, स्टैंप भी हो सकता है, और जिस पर स्टैंप ड्यूटी चार्ज की जाती है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस लेक्चर को देखना होगा और इससे पूरा आप स्टैंप की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ डालो। कोई डाउट हो तो मेरे को बताना।